IVM। बड़ी पुरानी कहावत है कि एक दिन हीरो तो दूसरे दिन जीरो, और ये कहावत आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एक दिन हीरो बनने के बाद अगले दिन आरसीबी कैसे जीरो की तरह परफॉर्म करती है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और इस समय कमेंटेटर सबा करीम हमारे साथ है, और इनसे आज हम जानेंगे कि आरसीबी के जो ये परफॉर्मेंस लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो उनका ग्राफ बहुत सडनली चेंज होता है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों कप्तान बार बार इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाजी अभी तक सेटल नजर नहीं आ रही है। आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई जरूर कर चुकी है, लेकिन एक बड़ा खतरा अब उन पर मंडरा रहा है, जिस तरह से वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच हारे और एक बार फिर बैटिंग पूरी तरह से उनकी फ्लॉप होती नजर आई। अब आरसीबी की बड़ी परेशानी है कि उनके कप्तान कुछ जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और खुद की बल्लेबाजी के साथ साथ दूसरी की बल्लेबाजी पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैक्सवेल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उस पर बातचीत करेंगे। इस मैच में एक नया रोमांच देखने को मिला, एक नई सनसनी देखने को मिली। उरमान मलिक पर बातचीत करेंगे। 153 किलोमीटर रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की, और उनका पहला मैच अगर आप याद करें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की थी और सबको चौंका दिया था। इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म में लौटना भारतीय कप्तान के लिए एक सुखद संकेत है, और क्योंकि वर्ल्ड कप अब से बस कुछ दिन दूर है, ऐसे में भारतीय टीम के जो 3 तेज गेंदबाज चुने गए उनमें से एक भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म में रहना भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। सबा भाई, चर्चा की शुरुआत अगर हम करें और आपसे ये जानने की कोशिश करें, और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानेंगे कि ये आरसीबी के साथ अचानक इस तरह से क्यों होता है कि एक दिन वो हीरो की तरह परफॉर्म करते हैं, डोमिनेट कर देते हैं, और अगले दिन एक हल्की टीम, पॉइंट्स टैली में नंबर 8 की टीम डोमिनेट करके निकल जाती है उनके सामने। देखिए, होना नहीं चाहिए राजीव, क्योंकि आप अगर बड़ी टीम है तो आपके प्रदर्शन में निरंतरता की आवश्यकता रहती है। और जी। अभी तक तो मुझे बहुत ही सेटल लग रही थी आरसीबी की टीम। उन्होंने सारे अपने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सही कर लिए थे। उनकी गेंदबाजी में अगर आप देखें तो वो गहराई नजर आ रही थी। काइल जेमिसन हालांकि उनको दूसरे लेग में खिलाया नहीं गया है, पर उसके बावजूद उन्होंने जो जो गेंदबाजों को खिलाया है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। हर्षल पटेल है उनके पास, मोहम्मद सिराज हैं, गार्टन को वो खिला रहे हैं। उसके साथ साथ उनके पास 2 अच्छे स्पिनर्स मिल गए हैं उनको, युजवेंद्र चहल जिनका फॉर्म काफी अच्छा है। उनके पास शाहबाज है जो बड़े ही शानदार ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। उनके पास मेरे ख्याल में 3 या 4 मैच विनिंग बल्लेबाज हैं, उसमें खुद कप्तान विराट कोहली शामिल है। पर देखिए, जरूरी ये भी है कि, और ये काफी कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि जो आपके सबसे अच्छे प्लेयर हैं उनको सबसे ज्यादा गेंदें मिलनी चाहिए रन्स बनाने के लिए, मैच जिताने के लिए। पर कई बार ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आती नहीं है आरसीबी के पास। अगर हम एबी डिविलियर्स की बात कर ले, कल के मैच में उनको नंबर 6 पर खिलाया गया। मैं मानता हूं कि हर एक जो T20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज होता है वो ओपन नहीं कर सकता है, उसकी अलग अलग जगह होती है। पर जहां पर उसका स्लॉट बना हुआ है, अगर वहां पर भी आप उसको नहीं भेजेंगे तो उसके लिए रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जी। और आप जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, जितना भी आप विश्वास रखेंगे उस खिलाड़ी के ऊपर, पर उसको भी समय चाहिए रन बनाने के लिए और मैच जिताने के लिए। कल जिस प्रकार की प्लानिंग रही वो बहुत ही अटपटी सी थी। नंबर 3 पर आपने डैन क्रिश्चियन को भेजा, वो पहली बार नहीं है, इसके पहले मैच में भी वो आ चुके हैं नंबर 3 पर, उनका कोई भी इम्पैक्ट रहा नहीं है अभी तक, ना ही केवल इस आईपीएल में, पर इसके पहले भी मुझे याद नहीं है कभी उन्होंने उस तरह के मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए होंगे। नंबर 4 पर आप केएस भारत को लेकर आए। केएस भारत जब भी नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, वहां पर आपके लिए यूजफुल रन उन्होंने बनाए हैं। तो आपने जो मेन प्लेयर्स है उनको आप पीछे ढकेलते गए, तो उनको आपने समय दिया नहीं रन बनाने के लिए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी की ये हालत हो रही है। आरसीबी के लिए चूंकि वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सेटल कॉम्बिनेशन के साथ, सही बल्लेबाजी क्रम के साथ वो मैदान में उतरे, तभी उनको जीत मिलेगी। मैं अभी भी मानता हूं कि आरसीबी की टीम में सही संतुलन है, पर उनको अपने सभी रिसोर्सेस को ठीक प्रकार से यूटिलाइज करने की जो कला होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और साथ में सबा भाई, अगर हम बात करें मैक्सवेल के बैटिंग ऑर्डर को लेके, इस टूर्नामेंट के हीरो हैं अभी तक। चाहे जितनी भी टीमें हम देख लें, वो अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। अब सडनली वो नंबर 4 पे बहुत कंसिस्टेंट खेल रहे थे, उनको 5 पे ले जाया गया। फिर जैसे कि आपने भी कहा एबी डिविलियर्स के बारे में,
कि उनको नीचे ले गए। लेकिन वो जो कहते हैं ना फिनिश करने वाला मादा क्या एबी डिविलियर्स में खत्म हो रहा है सभा भाई? क्योंकि कल का मैच अगर हम याद करें 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का लगा दिया और अगली 2 गेंदों पे फिर वो 6 रन नहीं बने। कैसे आप देखते हैं एबी डिविलियर्स का एक तो नीचे भेजा जाना, क्या ये इम्पैक्ट डाल रहा है या वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी एबी डिविलियर्स के पास वो बढ़ती एज के साथ कम हो रही है? मुझे लगता नहीं कि वो क्वालिटी कम हो रही है राजी। मुझे लगता है कि हर एक बार चैलेंज यही रहता है गेंदबाजों के लिए कि वो एबी डिविलियर्स को किस तरह से रोकें। उनके गेम को सभी टीमों के जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं वो तलाशते हैं, वहां पर उनको उनकी कमजोरी अगर थोड़ी बहुत है तो उसको निकालते हैं और फिर वो जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो गेंदबाजों को प्रोवाइड किया जाता है। अब वो निर्भर करता है गेंदबाजों के ऊपर कि आप वो उस प्लान को जहां पर वहां पे बॉल डालनी है उसको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत कम बॉलर उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कल फॉर्चुनेटली ये रहा कि भुवनेश्वर कुमार ने वो जो प्लान्स थे उनके, जहां पर उनको बॉल बॉलिंग करनी चाहिए थी, जहां पर थोड़ा बहुत उनका कमजोर एरिया है, वहां पर वो कर पाए। उसके बावजूद उन्होंने एक छक्का जरूर लगा दिया। दूसरे छोर से अगर कोई और उसी प्रकार का बल्लेबाज होता तो फिर वो स्ट्राइक रोटेट हो जाता और चांसेस बन जाते। एबी डिविलियर्स ने प्रयास जरूर किया। मुझे ये भी लग रहा है कि उनको उनके लिए भी रन बनाने के लिए, इस तरह के बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर मैच में आकर कम गेंदों में सबसे ज्यादा रन बना लें, वो आसान नहीं है। मुझे ये लगता है राजीव के ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स के बारे में आरसीबी ने ये सोच लिया है कि उनको एक प्रकार के स्लॉट में ही भेजेंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अब कल क्या हुआ, विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए, डैन क्रिस्टन बहुत जल्दी आउट हो गए। तो मुझे ये लगता है कि आरसीबी ये चाहता है कि पावर प्ले में ग्लेन मैक्सवेल को बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर बैटिंग करनी होगी तो 8 से 12 के स्लॉट में करनी होगी और 12 ओवर के बाद का जो स्लॉट आता है उसमें एबी डिविलियर्स को बल्लेबाजी करनी होगी। इसी सोच की वजह से ही मुझे लगा कि नीचे रखा ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं था। कई बार आपको ऊपर भेजना पड़ता है अपने बड़े प्लेयर को ताकि उनके पास समय मिल जाए और वो रन बनाए और मैच जिताए। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर, और खेल नीति की पर जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस उर्मान की जो इस समय सभी कप्तानों के अरमान बन चुके हैं। इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। सभा भाई, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि सभी कप्तानों के अरमान बन चुके हैं इस समय उर्मान, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनका रनअप तो बरबस मुझे वकार यूनुस की याद दिला रहा था, जिस तरह से वो लोड करते हैं। बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं या अभी जल्दबाजी होगी है कहना कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है वो? देखिए, मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं पर अभी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है थोड़ा उनको समय देना होगा। अभी मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ 1 साल ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। 1 साल, 1 या 2 साल अगर वो और खेल लेंगे तो और मन जाएंगे वहां पर, उनको अनुभव मिल जाएगा। क्योंकि T20 में तो आपको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं, वहां पर आपकी गति आप मेंटेन कर सकते हैं, पर डोमेस्टिक सीजन में आपको बहुत कुछ अनुभव मिल जाता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी खेलने का। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे विश्वास है कि जो हुनर उमरान मलिक में है वो आने वाले समय में और भी निखर कर आएगा। और ये जो अरमान है ये सिर्फ IPL टीम्स के लिए नहीं है, मुझे लगता है ये भारतीय टीम के लिए भी है। और यहाँ पर इरफान पठान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इरफान पठान ने बहुत मेहनत की है। कुछ साल वो JNK के साथ एक कोच और एक प्लेयर के रूप में जुड़े हुए थे। आपको याद होगा 2 साल पहले रसिक सलाम करके एक यंग अंडर-19 स्पीडस्टर को उन्होंने मुंबई इंडियंस खेलने का मौका मिला था। अनफॉर्चुनेटली वो एज डिसेप्शन की वजह से 2 साल के लिए वो बैन हो गए। अब मुझे लगता है कि फिर से वापसी हो जाएगी रसिक सलाम की भी। इस तरह के कई सारे यंग पेस बॉलर्स जो वहां से निकल रहे हैं, और इसका बहुत 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 ज्यादा श्रेय जाता है इरफान पठान को, जिन्होंने वहां पर जाकर काफी ज्यादा मेहनत की है। एक तो पृथ्वी जी हमारे साथ है। पृथ्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपका नाम आपने करेक्ट करा दिया, उमरान है वो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही मयंक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक सवाल है कि डैनियल क्रिस्टन का एक्सपेरिमेंट एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से विराट कोहली अपनी कप्तानी में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। और ये मयंक का ही एक सवाल था
कि जो जरूरत से ज्यादा कैप्टेंसी में वो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्चुअली इंडिविजुअल्स को लेके होता है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट को लेके नहीं होता है। सब भाई क्या सहमत है आप? जनरली ये दोनों फैक्टर्स मिले हुए रहते हैं मयंक जी, उसके बाद ही इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ कप्तानी का ये निर्णय नहीं है, जो कोच है माइक हेसियन, उनका भी ये निर्णय जरूर होगा, मिलकर ही इन्होंने ये निर्णय लिया होगा। और मुझे लगता है कई बार मैचअप के हिसाब से भी ये निर्णय लिया जाता है कि अगर आप डैन किस्टन को भेज रहे हैं तो उनके सामने कौन गेंदबाज है, उसके सामने इनको सफलता मिली है कि नहीं, या फिर उस प्रकार के जो गेंदबाज है उनके सामने इनको सफलता मिली है कि नहीं। विकेटों पर निर्भर करता है कि ये खिलाड़ी परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। और कई बार इस प्रकार के कैलकुलेटेड जो मूव होते हैं वो लिए जाते हैं, और विशेष करके T20 में ही। अब ये अलग बात है कि वो कई बार आपको सफलता दिलाते हैं, कई बार आपको सफलता मिलती नहीं है। पर कल के मैच की अगर हम विशेष करके बात करें तो मुझे लगा कि मैच हारने का बहुत बड़ा कारण ये था कि आपने अपने जो मेन मैच विनिंग बल्लेबाज हैं उनको बहुत पीछे रखा, उनको ज्यादा ओवर्स मिले नहीं, और विकेट धीरे धीरे और ज्यादा कठिन होता गया, और अंत में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया मैच जीतना या फिर रन बनाना एबी डिविलियर्स के लिए भी। उमरान पे वापस बात कर लें सभा भाई, बड़ी प्योर गेंदबाजी नजर आती है, यानी कि उनको एक चीज पता है कि रफ्तार के साथ गेंदबाजी करनी है। और अगर हम यूएई के विकेट्स पे देखें, ज्यादातर एक्सपीरियंस गेंदबाज स्लोवर्स डाल रहे हैं, कटर्स डाल रहे हैं, प्योर स्पीड जो है वो उमरान की गेंदबाजी में नजर आई है। क्या इस प्योरिटी को बचाने की बीसीसीआई को करनी चाहिए पहल, क्योंकि इतनी रफ्तार के साथ बहुत लंबे अरसे के बाद हमने कोई गेंदबाज देखा है। बहुत आने के बाद जो 150 के ऊपर क्लॉक कर रहा है राजीव, जी। और हाँ, आपने सही कहा कि उमरान मलिक को ठीक प्रकार से ट्रीट करना होगा। अब वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर उनको ध्यान देना होगा। जेएनके के जो प्रोफेशनल कोचेस हैं और जो सपोर्ट स्टाफ हैं, उनको लगता है कि ध्यान देना होगा। मुझे मुझे ये भी लगता है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी को यहाँ पर स्टेप इन करना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेशन बना रहे जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ, कप्तान के साथ, कि भाई ये एक बहुत ही स्पेशल पेस बॉलर हमें मिला है, इसको आप ठीक प्रकार से ट्रीट करें, इसको ज्यादा ओवर्स डलवाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लगातार मैचेस खिलवाने की जरूरत नहीं है। अब कई बार ये होता है राजीव के रणजी ट्रॉफी में करीब 7 या 8 मैचेस होते हैं, और विशेष करके जो इमर्जिंग टीम्स होती हैं वो ये चाहती हैं उनके जो मेन प्लेयर्स है वो हर मैच खेलें। आप पर यहाँ पर उमरान मलिक के साथ इस पर ध्यान देना होगा कि अगर आप उनको सब मैचेस खिलाएंगे तो हो सकता है कि जब तक सीजन खत्म हो जाए तो उनकी गति 150 या नीचे आकर 140 हो जाए। वो हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये स्पीड जो है वो बरकरार रहे। उसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अपने टॉप क्वालिटी सीमर्स को इस समय बीसीसीआई कर रहा है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो स्टेप इन करे और साथ साथ काम करे जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। वसंत नारायण हमारे एक व्यूवर है, उनका सवाल है सभा भाई कि विराट वर्सेस विलियमसन में विलियमसन को जीत मिली इस मुकाबले में, और एक गेंदबाज उमरान जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने फर्क डाल दिया। क्या ये आने वाले मैचेस में प्लेऑफ में एक स्पीड वाला गेंदबाज बड़ा फर्क डालेगा? और साथ ही उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर सीएसके सबसे ज्यादा लैग कर रही है इस तरह का गेंदबाज। मुझे लगता है सीएसके ने इसी वजह से जॉश हेजलवुड को खिलाया है। उनके पास भी स्पीड है, वो भी करीब 144 145 के स्पीड से बॉलिंग करते हैं। हो सकता है कि रेगुलरली ये स्पीड ना वो जनरेट करे, पर जनरली वो भी एक अच्छे स्पीडस्टर हैं। हर एक टीम में अगर आप देखेंगे तो हर टीम में कोई ना कोई ऐसा तेज गति वाला पेस बॉलर है। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात कर ले, उनके पास रबाडा और एनरिक नॉटके हैं। अगर आप इस समय आरसीबी की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई पेस बॉलर है नहीं। काइली जेमिसन था, वो उसको बिठा नहीं रहे हैं। पर ऐसे पेस बॉलर, वसंत, आपको बहुत सही स्टेटमेंट है ये कि आप टीमों के पास, ऐसी टीम जिनके पास कम से कम एक टॉप क्वालिटी या फिर स्पीड जनरेट करने वाला कोई अगर पेस बॉलर हो तो उसको फायदा मिलेगा। उमरान की विशेषता ये है कि उनका विश्वास सिर्फ गति पर है, और एक और चीज दर्शाता है कि अगर आप गति से बॉलिंग करेंगे और डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करेंगे और बॉडी की तरफ बॉलिंग करेंगे तो बल्लेबाजों को पसंद आता नहीं है। ये माना जाता है कि अगर गति मिलती है T20 में तो वहां पर बल्लेबाजों को फायदा मिलता है, पर उमरान मलिक के साथ ये बात नहीं हो रही, क्योंकि उनकी गति कुछ ज्यादा ही है। वो 145 प्लस की उनकी एवरेज डिलीवरी है, और बीच बीच में 150 से ऊपर डाल देते हैं, और ये हरी करता है बैट्समैन को। ये शॉट आपको खेलने देता नहीं है। तो ये बात नहीं है कोई यॉर्कर डाल रहे हैं इस समय। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो भी स्किल वो डेवलप कर लेंगे, पर गति से परेशान कर रहे हैं वो बल्लेबाजों को। आपको लगा वकार यूनिस की झलक लगी सभा भाई, क्योंकि आपने खेला हुआ है वकार को?
जो लोड जिस तरह से वो करते हैं और रनअप इतना इजी है उनका। हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज हैं राजीव, क्योंकि जिस तरह का एक्शन है, जिस गति से वो रनअप पे अपने आते हैं और जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं, वहां पर निश्चित रूप से झलक नजर आ रही है वकार यूनुस की। और जो उनका एक्शन भी है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि साइड ऑन एक्शन है उनका, और थोड़ा बहुत जो जो एक्शन है उनका थोड़ा राउंड आर्म है, उसका उसका भी फायदा मिलता है उनको। इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिवर्स स्विंग का भी फायदा मिलेगा उमरान मलिक को। तो कई सारे एरियाज है जहां पर अभी और भी काम करने की आवश्यकता है उमरान मलिक को। पर एक और बात ध्यान देनी होगी राजीव, कि वकार यूनुस को आपको याद होगा, एक समय था जब बहुत ज्यादा तेजी से वो गेंदबाजी करते थे, फिर उनको इंजरी हुई थी। तो इंजरी किस वजह से हुई थी? क्योंकि वो जितना कितना ज्यादा लोड लेते हैं, उनका जो शरीर है, बैक पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा उमरान मलिक और उनके कोचेस को भी। आपने कोचेस की बात की तो वत्सन नारायण का भी सवाल कोचेस को लेके है कि आजकल T20 में कोचेस या टीम मैनेजमेंट सिंपल क्यों नहीं रखते चीजों को, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? उनका कहना है, सॉरी टू से, इंडिया टुक न्यूजीलैंड लाइटली, तो वहां पर हम हार गए। फिर सेम यही चीज सारेज वर्सेस आरसीबी में देखने को मिली। यानी सीधे तौर पर विराट को कहना चाह रहे, लेकिन थोड़ा घुमा के कह रहे। देखिए, प्रयास तो यही रहता है कोचेस का कि ये क्रिकेट बड़ा ही सरल सा गेम है, इसको जो खेला जाए उसी सरलता के साथ खेला जाए, इसके बारे में जो सोच विचार किया जाए उसमें भी क्लैरिटी हो, तभी प्लेयर्स को बातें समझ में भी आती हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो एक 6 या 7 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, टैक्टिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, फिर मुझे ये लगता है कि प्लेयर्स को समझना, प्लेयर्स से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें परेशानी पैदा कर देती हैं। और कई बार ये होता है, मैं मानता हूँ, कई सारे कोचेस जो हैं वो ओवर एनालाइज कर देते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं वो स्टैट्स के ऊपर, या मैचअप सिचुएशन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि ये खिलाड़ी है, इसने इसी के खिलाफ रन बनाया है तो इसको यहीं पर भेजना चाहिए। पर वो परिस्थिति बदलती रहती है, सिचुएशंस जो है वो बदलते रहते हैं। इस वजह से कई बार आपको अपने इंस्टिंक्ट को बैक करना होता है। और ये सारी चीजें हैं, पर कोशिश तो यही होती है कोचेस की। जी। और पृथ्वी का एक सुझाव है, एक तरह से हम कह सकते हैं सब भाई, उनका ये कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये इंश्योर किया जाए कि उमरान जो है बहुत ज्यादा आईपीएल के मैचेस खेल के स्पॉइल्ड ना हो जाए। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इतना ज्यादा बात बनी नहीं है। मुझे लगता है और ज्यादा समय देना होगा। पर मैंने अपने पहले ही चर्चा में कहा था कि अब आने वाला जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें बहुत जरूरी है कि उमरान के वर्कलोड को ध्यान पूर्वक देखा जाए। वहां पर बहुत जरूरी है कि उनको सारे मैचेस ना खिलाए जाए, क्योंकि अगर आप इस गति से गेंदबाजी करते हैं तो चोटिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको ठीक प्रकार से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराया जाए, रिहैब होता रहे, या फिर बीच बीच में गैप मिलता रहे, ब्रेक मिलता रहे आपको, तब आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी और आप उसी इंटेंसिटी और स्फूर्ति के साथ या फिर ऊर्जा के साथ आप गेंदबाजी भी करेंगे। बिल्कुल। और सभा भाई, दो डिफरेंट तरह के गेंदबाज कल के मैच में थे, और एक गेंदबाज पे चर्चा बहुत कम हो रही है, और ये गेंदबाज है पर्पल पटेल। फिर 3 विकेटें ले गए वो, और जिस तरह से वो कमांड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं कि दो बहुत डिफरेंट तरीके के गेंदबाजों पे चर्चा होनी चाहिए। तो हमने रफ्तार पे बात कर ली, अब धारदार गेंदबाजी पे बात करें। 29 विकेटें ले चुके हैं अब तक, और ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है 32 विकेटों का है रबाडा को, उसको तोड़ने के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। कैसे आप देख रहे हैं हर्षल पटेल ऐसा गेंदबाज, जिस तरह से वो उन्होंने ग्रूम किया है? ये इनक्रेडिबल प्रदर्शन रहा है इस आईपीएल में हर्षल पटेल का, और ये बहुत ही शानदार मूव था, ये जो ट्रेड किया आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ और हर्षल पटेल को अपनी टीम में लेकर आए। उनका मकसद यही था कि उनके पास एक ऐसा सीमर होना चाहिए जिसमें शानदार वेरिएशंस हो, जो हर हर प्रकार के विकेटों पर गेंदबाजी कर लें और विकेट ला कर दें। और हर्षल पटेल ने यही किया है। मुझे लगता है कि डिसेप्शन यहाँ पर हर्षल पटेल का बहुत बड़ा फैक्टर है, कि जिस तरह से सबको पता है कि वो धीमी गति की बॉल डालते हैं, वो वेरिएशन लेकर आते हैं, पर वो स्लोअर वंस में भी कितने सारे वेरिएशंस हैं, ये नजर आ रहा है हर्षल पटेल की गेंदबाजी में। तो कभी वो कटर डाल देते हैं, कभी वो फिंगर को रोल करते हैं, कभी वो ऑफ स्पिन डाल देते हैं, कभी वो बैक ऑफ द हैंड बॉल डालते हैं। और जब भी वो इतने सारे वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कभी भी ऐसा होता नहीं है कि उनका डिसिप्लिन खराब हो गया हो और उस पर आप आसानी से बॉल डाल पाए। उसके साथ जिस तरह से वो कंसील करते हैं अपने स्लोअर डिलीवरीज को या वेरिएशंस को, इसी वजह से बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। और अब तो एक और बात हो गई, अब वो
डाल रहे हैं पावर प्ले में, और फिर डेथ ओवर में भी बॉल डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि जी। आईपीएल के पहले लेग में ऐसा नहीं था। आईपीएल के पहले लेग में विराट कोहली उनको मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इस्तेमाल कर रहे थे, पर यहाँ पर एक और नयापन देखने को मिल रहा है कि वो अब नई बॉल से भी एक या दो ओवर डाल लेते हैं, फिर मिडिल में डाल लेते हैं और अंतिम के डेथ ओवर्स में आकर एक या दो ओवर डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है ये एक कंप्लीट बॉलर की निशानी है, और ये आइडियल कॉम्बिनेशन है T20 में विकेट लेने के लिए, अगर आपके पास ये सभी क्वालिटीज मौजूद हो तो। सभा भाई, आपको लग रहा है कि जो अगला वर्ल्ड कप है वहां तक एक नई गेंदबाजों की फौज हमें मिल जाएगी, जो T20 के मास्टर्स होंगे, चाहे वो उमरान मलिक की हम बात कर लें, हर्षल पटेल की बात करें, आवेश खान की हम बात कर लें, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, और वो तो बिल्कुल कैरेबियन लुक नजर आता है उनके एक्शन में, खासतौर से आवेश खान की हम बात करें। क्या एक नई पौध हमें नजर आ रही है जो बुमराह, शमी और उमेश यादव जैसे गेंदबाजों से वो बैटन लेने के लिए तैयार है? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि अब तो कुछ इस तरह की फौज हमारी तैयार हो रही है कि हमें अब निश्चित रूप से सोचना होगा कि क्या हम अलग अलग फॉर्मेट के लिए या फिर व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए हमारे पास अलग सीम अटैक होना चाहिए कि नहीं। अब जी। मुझे लगता है कि उसके बारे में सोच विचार की जरूरत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 सीजन में, वो ये दर्शा रहा है कि अब हमें स्पेशलिस्ट जो है हर एक फॉर्मेट के, विशेष करके पेस बॉलर्स में नजर आ रहे हैं। पेस बॉलर्स में क्यों, स्पिनर्स में भी नजर आ रहे हैं। अब वरुण चक्रवर्ती एक स्पेशलिस्ट T20 बॉलर ही हैं, जी। या चेतन सकारिया को देख लें, या आवेश खान को देख लें, या फिर उमरान मलिक को देख लें, हर्षल पटेल को देख लें। कई सारे आपके पास ऐसे पेस बॉलर्स या बॉलर्स नजर आ रहे हैं, जो अपने हिसाब से अपने क्वालिटीज की वजह से एक स्पेशल फॉर्मेट खेल सकते हैं। मुझे लगता है जी। कि इन सभी बॉलर्स को ग्रूम करने का समय आ गया है और इनको मौका देने का समय आ गया है, और जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास बॉलिंग अटैक अलग अलग फॉर्मेट के लिए, फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग हो जाए और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग हो जाए, तब मुझे लगता है कि हमारा प्रदर्शन और अच्छा रहेगा, और उन सभी जी। बॉलर्स की लॉन्जेविटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो पेस बॉलर्स को ठीक प्रकार से ट्रीट करना बहुत जरूरी है राजीव। वसंत नारायण जी का एक सवाल है सीएसके को लेके, क्योंकि आज सीएसके अपना मैच खेलेगी और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है उनके लिए। अगर उनको 20 अंक लेके नंबर 1 पर जाना है और दिल्ली के साथ स्टैंड करना, और ये पिक्चर क्लियर रखनी है कि अब कोई नंबर 1 और 2 पे आएगा नहीं, दिल्ली और चेन्नई के अलावा। सीएसके की बॉलिंग को लेकर है सवाल वसंत नारायण का, कि सीएसके बॉलिंग इज अ लिटिल लाइट एंड इट हैज लेट देम डाउन in 2 games. How should CSK figure this out, and extra pace troubled their batsmen? How should they figure it out? देखिए, दो पहलू हैं सीएसके की टीम के। एक तो मुझे ये लग रहा है कि सीएसके बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है उनके ओपनिंग बल्लेबाजों के ऊपर, ऋतुराज गायकवाड़ और डुप्लेसी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप मुझे नजर आता है, और अंत में फिर आपके पास जडेजा मिल रहे हैं आपको। अब मोइन अली ने बीच बीच में कैमियो खेले हैं। अंबाटी रायडू, जब भी उनको मौका मिला है वहां पर उन्होंने रन्स बनाया है, पर जो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कई बार नजर नहीं आई है सीएसके की टीम में। तो ये एक परेशानी का सबब विशेष करके क्वालिफायर्स में देखने को मिल सकता है सीएसके की तरफ से। और दूसरी बात है जी। उनकी गेंदबाजी। उनके गेंदबाज हैं कौन कौन जो आपके लिए विकेट लाके दे सकते हैं? जॉश हेजलवुड हो गए, दीपक चाहर हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए। ड्वेन ब्रावो कुछ इसी प्रकार का रोल निभा सकते हैं जो हर्षल पटेल निभा रहे हैं। मुझे लगा कि जी। पिछला मैच जो सीएसके हारी थी उसमें ड्वेन ब्रावो को सिर्फ अंतिम के ओवर्स लेकर आए, और वहां पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उनको पहले भी ओवर एक दो ओवर करा लेते तो वो बॉलर को जो रिदम है वो मिल जाता, और फिर वहां पर अंतिम ओवर्स में भी, डेथ ओवर्स में भी आकर वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा एमएस को, अपने जी। रिसोर्सेज का, विशेष करके गेंदबाजों का। रविंद्र जडेजा, क्या वो रेगुलरली 4 ओवर डाल रहे हैं? मुझे लगता नहीं वो डाल पा रहे हैं। 1 या 2 ओवर किसी जी। मैच में डालते हैं, किसी मैच में 4 ओवर डाल रहे हैं। मोइन अली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। सैम करन इंजर्ड हो गए, उनके जगह पर डोमिनिक ड्रेक्स, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, उनको लाया गया। क्या उनको मौका मिलेगा? मुझे लगता नहीं है कि इस फेज में ड्रेक्स को वो ट्राई करेंगे। तो जो आपके पास बॉलर्स हैं उन्हीं को अगर आप ठीक प्रकार से यूटिलाइज करेंगे तब फायदा होगा। के आसिफ करके एक और नया पेस बॉलर उन्होंने इस्तेमाल किया था बीच में एक मैच में, उसको पिछले मैच में गेंदबाजी कराई नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिदम भी ब्रेक हो जाता है बॉलर्स का। अगर आपने उसको किसी बॉलर को खिलाया है तो उसको जी। आपको फिर आप ट्रस्ट करना पड़ेगा और हर एक मैच में उसको मौका देना होगा। तो चलिए एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब किंग्स के लिए क्या कुछ संभावनाएं है, और के राहुल, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है, क्या कुछ इम्पैक्ट वो छोड़ेंगे, और अर्शदीप सिंह जो बहुत ज्यादा चर्चा में अपनी गेंदबाजी को लेके, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सभा भाई, अर्शदीप सिंह एक अंडरडॉग के तौर पे निकलकर सामने आए, जिनकी गेंदबाजी ने लगभग तमाम बल्लेबाजों को परेशान किया है। क्या क्वालिटीज आप देख रहे हैं? क्या ये भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पे हम उमरान मलिक, हर्षल पटेल के साथ इनको भी आगे खड़ा देख रहे हैं? हाँ, अब इनका नाम भी शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि ये लगातार अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं और एक प्रकार के मेनस्टे हो गए हैं इस समय पंजाब किंग्स के लिए, और एक तरह से केएल राहुल के लिए गो टू बॉलर हैं। अगर विकेट लेना है तो आप अर्शदीप सिंह को दे दीजिए, और इतनी कम उम्र में उन्होंने बेहतरीन तरीके से दबाव में अच्छी गेंदबाजी की है, और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना, चाहे आप ट्राई कर रहे हैं ऑपोजिशन को के टारगेट को कम में रोकने के लिए या फिर आप प्रयास कर रहे हैं मैच जिताने के लिए, दबाव बहुत ज्यादा रहता है, और यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है। उनकी भी शैली कुछ उसी प्रकार की है जो चेतन सकारिया में है या फिर हर्षल पटेल में है। उनके पास भी वेरिएशन बहुत अच्छा है, लेफ्ट आर्म सीमर है जो कि एक एडेड एडवांटेज रहता है, और उन्होंने हमेशा शानदार प्रदर्शन दिया है। वो 5 विकेट का जो हॉल था वो तो लाजवाब था जो अर्शदीप सिंह ने दिया, और उनको पता है कि कौन से एरिया और एक और अच्छी बात मुझे अर्शदीप की ये लगती है राजीव, के वो खुद से अपनी फील्ड को सेट करते हैं। उनको पता है कि उनके बॉलों में किस तरफ कौन से क्षेत्र में शॉट्स जाने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है एक होनहार और एक युवा बॉलर में। तो ये भी एक नया नाम है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट या फिर T20 स्पेशलिस्ट के हिसाब से इनका नाम भी जरूर जुड़ गया है इस समय। सभा भाई, क्योंकि पंजाब आज खेल रही है चेन्नई से, चेन्नई के लिए तो इम्पोर्टेंस हम समझ रहे हैं, पंजाब को आप किसी तरह से एक चांस देख रहे हैं कि ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि सभी टीमें 12-12 अंकों के साथ रुक जाएं, यानी कि आज पंजाब जीत जाए, कोलकाता उधर मैच हार जाए और मुंबई अपने मैच हार जाए? क्या ये समीकरण भी बन सकता है? इस लिहाज से पंजाब के पास एक कहते हैं ना कि आपके पास लक्ष्य है कि आप इस मैच को जीतें बेहतर रन रेट के साथ। यही समीकरण के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा पंजाब किंग्स को, नहीं तो मैच खेलने की आवश्यकता क्या है। ये समीकरण जायज है क्योंकि जिस तरह से अपसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अब सीएसके को देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स उनको हरा दिया, अब कल का मैच देख लें, आरसीबी को सनराइजर्स ने हरा दिया, तो ये भी मुमकिन है। पर उसके पहले जरूरी ये है कि पंजाब किंग्स ये मैच जीते सीएसके के विरुद्ध। आने वाले समय में मुंबई इंडियंस का मुकाबला है, उसके साथ साथ फिर केकेआर का मुकाबला है। अगर वो दोनों मुकाबले केकेआर और मुंबई इंडियंस हार जाता है तो फिर 4 टीमें हैं जो 12 अंक के साथ एक ही पैदान पर पाई जाएंगी। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है राजीव। पंजाब किंग्स ने बहुत ही उनका जो खेल रहा है बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है राजीव। कभी लगता है कि इतनी अच्छी टीम हो गई है, फिर अचानक उनमें गिरावट आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी रही है पंजाब किंग्स के साथ, और इसी को ये एक बहुत बड़ी उलझन है अनिल कुंबले के लिए कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है जो उनको लगातार कम से कम 2 या 3 तो मैच जिताए, तभी आप दावेदारी पेश कर सकते हैं आईपीएल के लिए, और ये कभी हुआ ही नहीं है पंजाब किंग्स के साथ। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि रवि बिश्नोई जब से टीम में आया इनका प्रदर्शन थोड़ा सुधरा है। रवि बिश्नोई को बेंच पे बिठाया गया था शुरुआती मैचेस में, लेकिन जब से वो आए पंजाब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। अब हम क्योंकि युवा गेंदबाजों की बात कर रहे हैं सभा भाई, रवि बिश्नोई बहुत इंप्रेसिव गेंदबाज नजर आए, खासतौर से जो उनकी गूगलीज है। हाँ, उनको पिक करना बड़ा मुश्किल रहा है, और इन द एयर उनकी जो बॉल की जो गति है वो काफी तेज रहती है, इसीलिए उनका क्विक आर्म एक्शन भी है, इसलिए बॉलर्स को, बल्लेबाजों को पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी गूगलीज या फिर उनकी स्ट्रेटर वंस। तो ये एक और चमकता सितारा है भारतीय क्रिकेट के लिए। और इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा राजीव, जब पहला लेग शुरू हुआ था वहां पर रवि बिश्नोई को खिलाया नहीं था, और जब से उनको खिलाया गया है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पंजाब किंग्स के लिए एक 2 और परेशानी ये भी रही है, उनकी जो ओवरसीज प्रोफेशनल्स हैं राजीव, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। अब निकोलस पूरन के पास इतना ज्यादा टैलेंट है, उन्होंने रन्स बनाए नहीं है। उसके साथ साथ आप फेबियन एलन को आप एक मैच खिलाते हैं फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं, उनका भी प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है। तो थोड़ा बहुत विश्वास दिखाना होगा, जिस प्रकार से सीएसके या फिर जिस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स या जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस अपने प्लेयर्स पर भरोसा दिखाती है।
और वो यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप लगातार 2 मैच हार जाते हैं तो निश्चित रूप से वो खलबली मच जाती है टीम मैनेजमेंट में चेंज लाने की, इसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ता है और उसका असर ठीक ठीक तरह से हो पाता नहीं है। अरे आपकी फेवरेट टीम के बारे में बात नहीं करेंगे तब भी थोड़ा शो अधूरा रह जाएगा सब भाई। कोलकाता आज मैच खेल रही है अपने और अगर वो मैच जीत गए तो सारी समीकरण फिर एक तरफ हो जाएंगे और कोलकाता चौथी टीम बन जाएगी क्वालिफाई करने के लिए। कोलकाता वर्सेस राजस्थान मुकाबला है। कोलकाता ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है फेज 2 में अपेक्षा जो फेज 1 में हमने देखा था। बहुत इम्प्रूवमेंट है राजीव केकेआर के प्रदर्शन में, और अभी भी 1-2 एरियाज है जहां पर उनको मेहनत करना होगा, विशेष करके जो उनका मध्य क्रम है और जिसके बारे में बात की हम लोगों ने, खुद कप्तान ओवेन मॉर्गन संघर्ष कर रहे हैं और इतने लंबे समय तक वो संघर्ष करते आ रहे हैं, एक भी उनका इम्पैक्टफुल प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। और कितना देर तक आप अपने युवा जो ग्रुप है उस पर आप विश्वास रखेंगे, और उसमें भी सिर्फ वेंकटेश अय्यर है जिनमें निरंतरता नजर आ रही है। शुभमन गिल 1 या 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन है, उसके बाद फिर से कुछ देखने को मिला नहीं है। नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी हालांकि ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। नीतीश राणा ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। इन चार ही ये जो भारतीय जो यंगस्टर्स हैं वो उनके बल्लेबाजी की वजह से ही केकेआर अभी भी बनी हुई है। उसके साथ साथ उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, इन लोगों ने अच्छी गेंदबाजी की है। आंद्रे रसल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होंगे उनके लिए। अगर आंद्रे रसल फिट हो जाते हैं तो फिर उनको टीम में आना चाहिए और शकीबुल हसन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो एक और एक नया डायमेंशन लेकर आते हैं आपकी टीम के लिए। पर उनके लिए परेशानी ये है कि क्या आप ओवेन कप्तान को मॉर्गन को ड्रॉप करना ड्रॉप चाहिए सर। करेंगे? हाँ, वही मुझे लग रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे हिसाब से तो उनको खुद बैठ जाना चाहिए और अलाउ करना चाहिए शाकिबुल हसन और आंद्रे रसल को खेलने के लिए। तो एक और कप्तान का शिकार होगा क्योंकि खेल नीति पर जब जब हम किसी कप्तान के बारे में बात करते हैं, मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब डेविड वार्नर पे हमने काफी चर्चा की तो उनको ड्रॉप किया गया। और लेकिन आपको लग रहा है सभा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज में अगर आप कप्तान बदल देते हैं यानी कि प्लेऑफ की लड़ाई के एकदम नजदीक खड़े हैं, कप्तान बदलना मुश्किल होगा या आपको लग रहा है ये कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए आईपीएल आपको जीतना है तो टीम मैनेजमेंट और कोचेस को बहुत ज्यादा रूथलेस होना होता है। हाँ। नहीं तो फिर आप बाद में बाहर बाहर हो जाएंगे। फिर आप इन सभी बातों पर आपसे बात ही आप कर पाते हैं कि काश हम ये निर्णय ले लेते। कई बार टीम के हित में आपको इस प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, और T20 में कौन सी बड़ी कप्तानी आपको करनी है? आपके पास इतना ज्यादा अनुभव है, आप और 20 ओवर का ये मैच है, बाहर में आपके पास इतने शानदार कोचेस बैठे हुए हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ? उन्होंने इसके पहले सिर्फ दिल्ली के लिए 1 या 2 मैचेस में कप्तानी की थी या फिर एक सीजन हाँ। कप्तानी की थी। उनको जब मौका मिला उन्होंने कप्तानी की और शानदार तरीके से की। यहाँ तक के श्रेयस अय्यर जब फिट हो गए उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने उन्हीं पर विश्वास दिखाया। उनको लग रहा था कि अब एक बार इस खिलाड़ी ने लय पकड़ ली है कप्तान के रूप में, इनको कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि अगर हम कप्तान हटा देंगे तो हो सकता है इसका असर हो जाए। असर तो अभी तक हो ही चुका है। रन तो उन्होंने बनाए नहीं है, कोई फायदा मिल नहीं रहा है उस प्रकार के प्लेयर का या कप्तान का। तो आपको क्या लग रहा है जो ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की खास तौर से संजू सैमसन के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? 2 अच्छी इनिंग्स हमने अक्सर देखा है आईपीएल के पहले हाफ में अच्छा खेलते हैं, सेकंड हाफ में उनका ग्राफ बहुत तेजी से गिर जाता है। इस बार उल्टा हुआ है, शायद सेलेक्ट ना होने की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ा उनकी बल्लेबाजी में, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की है। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के लिए जॉब, क्योंकि टीम के लिहाज से राजस्थान के पास कुछ नहीं है, इंडिविजुअल खिलाड़ियों के हिसाब से आप राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है कि ये मौका है यहाँ पर संजू सैमसन के लिए, अन्य खिलाड़ियों के लिए कि एक बार फिर से प्रभावित करें, वो मैच जिताएं। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ऑक्शन होने वाला है उसमें इसी प्रकार के खिलाड़ी फिर से मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की जो मैनेजमेंट है उनके लिए जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और इस टीम में कुछ अलग प्रकार की मुझे स्फूर्ति नजर आती है। अब थोड़ी इनकंसिस्टेंट जरूर है, पर मुझे लगता है कि अगर और 1-2 अच्छे प्लेयर उनके पास आ जाएंगे जो स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, ये टीम बहुत अच्छी साबित हो सकती है आने वाले समय में। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में इस बार बहुत बड़ी स्थिरता नजर आई है, जो कि बहुत बड़ा संकेत है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और भारतीय क्रिकेट के लिए भी।
चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। इसके अलावा IVM के फेसबुक पेज पर भी आप हमारे हर एपिसोड को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Ashwin and DJ dive into all the major scoops from the first week of the IPL's 2021 second leg. They talk about the Indian women's team beating Australia in the third ODI, breaking their winning streak of 26. On KBCD, Farhad and Sunetra are in conversation with mental health practitioner Unnati Bharadwaj. They discuss loopholes in the mental health industry, especially for queer individuals, and how to come out safely to friends and family. On All Things Policy, Priyal Dalmeda and Ruturaj Goekar discuss the rationale behind booster shots. On Hans Vani, listen to an intriguing story called Aankhein, about how our eyes see everything and yet sometimes fail to grasp reality. And on the Life Manifesto, Zarina talks about the implications of burnout. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार